Hello champions, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today we will learn how we can find the infeasible solutions of the LPP. Infeasible होता क्या है? ऐसा solution जो आपका constraint को satisfied नहीं करता, और you can say कि ऐसी LPP जिसका कोई भी solution नहीं है, that we call as a infeasible solution. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? वी हैव एक्सप्लेन्ड द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द एलपीपी सच एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर। बट ये लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर। दैट मीन्स व्हेन यू हैव ओनली टू वेरिएबल्स x1 एंड x2। बट ऐसा कब होगा? जब आपके पास x1, x2, x3 बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाएं, देन आप कैसे इनफिजिबल सॉल्यूशन को चेक करोगे? फाइन। तो आज से इस लेक्चर में हम इनफिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी को डिस्कस करेंगे। फाइन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप बच्चों मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो और मेरी यूनिवर्सिटी के अराउंड किसी सिटी में रह रहे हो और आपको लगता है कि आप मेरे पास आकर कुछ समझना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माई कैबिन एट एनी टाइम। आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूं, यू कैन कम एट माई कैबिन एट एनी टाइम। चलिए, so what is the infeasible solution? In any LPP, if you find the solutions like x, which is defined as x1, x2 and so on, अगर ये आपका पॉइंट गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, then that solution is called as the infeasible solution. फाइन। जैसे अगर आप, पहली बात ये आपके पास क्या है? टू वेरिएबल एलपीपी है। अगर टू वेरिएबल एलपीपी है तो आप इसको इजीली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपके लिए पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं, x1 प्लस x2 इज 5, फाइन, एंड x2 इज माई 8, तो आपका फिजिबल एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज माई x2 इज ग्रेटर देन 8 एंड फाइन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आया आपके पास? देर इज नो कॉमन। फाइन। अगर कोई भी कॉमन नहीं है, देन यू कैन से द गिवन एलपीपी हैज नो फिजिबल रीजन, देयरफॉर गिवन एलपीपी हैज नो सॉल्यूशन। फाइन। बट ये तो हो गया आपके पास ग्राफिकल मेथड। बट क्या रूल है जब आप सिंप्लेक्स मेथड में, आप जब मोर देन टू वेरिएबल में सॉल्व करो, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी इनफिजिबल है कि फिजिबल है? सिंपल रूल है आपके पास। हाउ वी कैन चेक द इनफिजिबिलिटी? थ्रू द सिंप्लेक्स मेथड। सिंपल रूल है, जब भी आप, एक बात याद रखो, जब भी आपको इनफिजिबल का नाम आए तो आपके पास, आप चाहे तो टू फेस मेथड का यूज कर सकते हो और बिग एम मेथड। फाइन। इसका मतलब अगर आपके पास कंस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे तो आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन के केस में आप जा सकते हो। तो जब भी आप फिजिबल सॉल्यूशन को चेक करना हो, ऑप्टिमल टेबल बनाइए। अगर जैसे जेड माइनस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो इसका ऑप्टिमल कब होता है? व्हेन यू कैन से जेड माइनस सीजे इज ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाइड हो गया। बट अगर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल, कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल ऑप्टिमल टेबल में प्रेजेंट है गया होगा, तो देन वी कैन से इट्स अ इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होगा, देन वी कॉल एज द फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर मैं सेम एग्जांपल, अभी मैंने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करी, अब मैं सेम एग्जांपल को अगर आपके लिए सॉल्व करूं, सबसे पहले देखो कांस्टेंट ग्रेटर देन क्या है, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाले के लिए एक स्लैक वेरिएबल लगाएंगे और दूसरे के लिए s2 प्लस a2। फाइन। तो मैं इस एग्जांपल को बिग एम मेथड से सॉल्व कर देता हूं। पहले नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, उसमें मैं टू फेज से सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा आपने, आई हैव टू ऐड a2। फाइन। आप a1 भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर? अब कितने वेरिएबल्स हो गए आपके? 5 वेरिएबल। योर टारगेट इज टू कंप्लीट दिस टेबल। तो पहले कॉल रो में x1 की वैल्यू 1, x2 is 1, s1 is 1, s2 is 0, a2 is 0, right hand side is 5. Look at the second, x1 is 0, x2 is minus plus 1, s1 is 0, minus 1, plus 1, 8. क्या इस टेबल में आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0 0 1, यही होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें 1,0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? S1, तो पहला कॉलम आपका S1 हो गया। सेकंड 0,1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? A2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपका A2 आ गया। फाइन। तो आपके पास ये नंबर हो गया और इसकी वैल्यू आपकी 0। अब आपका
टारगेट है जेड जे माइनस सी जे निकालना, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू लिख दो 6x1 4x2 और ये था ना आपका a2 के साथ -m, बाकी सारी वैल्यूज 0। अब आप ये कैसे निकालोगे, s1 की वैल्यू कितनी है 0, a2 की वैल्यू कितनी है -m, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 0 -6 0 -m -4 0 0 -0 0 m एंड -8m। बच्चे मैं बिल्कुल सही समझ पा रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ पे तो आइडेंटिटी इससे भी बन पा रही है, फाइन, तो क्या मैं यहाँ x1 और a2 से नहीं स्टार्ट कर सकता था? बिल्कुल कर सकते हो, चॉइस आपकी है, चाहे आप x1 से लिखो चाहे आप s1 से लिखो, चॉइस आपकी है, आप जिस मर्जी से सॉल्व कर सकते हो आप। क्लियर? चलिए अब आपके पास क्या है, प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है, तो देखो कौन सी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव इज माई m की वैल्यू क्या होती है, इस वेरी लार्ज नंबर्स यू कैन अज्यूम द 10,000, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इज माई x2। रेशियो निकालो मिनिमम 5 8, मिनिमम इज 5, तो आप इस वाले को डिलीट करके x2 को आप एंटर कर दो आप, तो जैसे आपने एंटर करा ये नंबर, x2 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a2 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन दोनों की वैल्यू 0, फाइन, और इस वाले बॉक्स वाली लाइंस को, पूरी लाइन को बॉक्स से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 0, 5 डिवाइडेड बाय 5। आप टारगेट है बाकी नंबर्स को निकालना, आई कैन राइट एज R1 और बाकी नंबर आपके R2 एंड R3। R2 में यहां 0 कैसे बनेगा, with respect to R1 I can multiply R1 with the m+4, इसको मैं m+4 से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं, और R3 में यहां 0 कैसे बनेगा, और मैं R3 में से R1 को माइनस कर, फाइन, तो पहले माइनस कर दो, तो दैट विल बी -1, फाइन, 0 -1 R3 माइनस R1 0 -1 -1 और 3, क्लियर, और सिमिलरली इसको m+4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो m+4 m-2 हो गया 0 m+4 0, फाइन, और m+4 का m रह गया और इसमें m+4 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, क्लियर। अच्छा एक और चीज, अब आप ये देखो, मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूं ना आपके लिए, यहां देखो इस चीज में आपने दो चीजें ऐड करी है ना इस वाले में, -s2 + a2, तो इन दोनों के कॉलम अगर आपके s2 की जो भी वैल्यू आएगी a2 के कांस्टेंट हो जाएगा, फाइन, जैसे आप देखो यहाँ पे 0 1 है, इसका ऑपोजिट 0 + 1, अब आप यहाँ देखो इसमें वैल्यू अगर 0 -1 निकाली आपने, तो इसमें आप पहले लिख दो 0 + 1, ठीक है। अब इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखो क्या है, तो इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सिंस Zj - Cj इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल j, इसका मतलब क्या हो गया, दैट विल रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो जैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ बट आपका A2 प्रेजेंट है, A2 प्रेजेंट का मतलब सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, इनफिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, यहाँ इक्वालिटी है, आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन में आप 2 फेज से सॉल्व करिए, आप इसको बिग एम से भी सॉल्व कर सकते हो, फाइन, बिग एम में मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको 2 फेज में सॉल्व करता हूं, तो जब भी इनफिजिबल की बात आए तो फेज 1 सॉल्व करिए, बिकॉज फेज 1 किसके लिए चेक होता है, टू चेक द फिजिबिलिटी, ये तो मैंने बताया था ना आपको इन 2 लेक्चर में, प्रिंसिपल ऑफ द 2 फेज एंड द 2 फेज मेथड, फाइन, तो पहले फेज 1 लिख देते हैं, मिनिमाइजेशन है इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लो, फाइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक आर्टिफिशियल यहां लगेगा, एक सेकंड 2 लगेंगे ना आर्टिफिशियल, सो द फेज 1 विल बी मैक्सिमाइजेशन, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं इसकी, आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां लगा दिया, इसको मिनिमाइजेशन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे विद द नेगेटिव साइन, तो ये -x1 + 2x2 + 3x3। फेज 1 में क्या लिखते थे हम, फेज 1 में सिंपल a1 a2 लिखेंगे, बाकी सारी चीजें एज सच, क्लियर, और उसके साथ देखो कौन आपका आइडेंटिटी बना रहा है, A1 एंड A2 आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं। अब A1 की वैल्यू कितनी ऑब्जेक्टिव में, -1, A2 इज माई -1, तो निकाल दो वैल्यू कितनी आएगी, +2 -2 और अपर वैल्यू माइनस, तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करो, -1 -3 -4, ऊपर वाली वैल्यू 0,
-3 -4 -7 A1 A2 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, दैट इज अ -3। क्लियर? अब देखो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है आपके पास, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू विल बी -7 और रेशियो निकालो 2/3 1/4, तो 1/4 इज 0.4, तो ये आपका A2 आपका लिविंग हो गया। सो A2 को डिलीट करके उसी जगह पे X3 को एंटर कर दो। फाइन, तो जैसे A2 खत्म हो गया तो A2 कॉलम को भी डिलीट कर दो आप। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो A1 X3 सेकेंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, बाकी नंबर आपके 0 0। अब इस वाली लाइन को 4 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, और बाकी वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस इज माई R1 ZJ माइनस CJ R2, बाकी क्या रह गया R3। तो R2 को 0 कैसे बनाओगे, इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाओगे, इस R1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं, एंड R3 को यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस कर दूं। एक तो ये मेथड था, और दूसरा क्या था, आपके पास बॉक्स वाला एलिमेंट बनाया था ना हमने, डिटर्मिनेंट से कर लो, चॉइस आपकी है। क्लियर? तो मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं, तो 6 + 8 इज 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 - 14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये पहला कॉलम हो गया आपका। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज निकालो, तो यू विल चेक दैट ये आपके पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इट्स अ माइनस इस -8 -6 -14/4। ठीक है, अब देखो कहां से एंटर करोगे, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ द ZJ माइनस CJs आर पॉजिटिव, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आ गया आपके पास। फाइन, दैट मीन्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच, बट आप देख सकते हो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका अभी भी प्रेजेंट है, इसका मतलब द गिवन सॉल्यूशन इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलिए 3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, यू कैन सॉल्व इट एंड प्रूफ दैट दे हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। फाइन, चाहे आप बिग एम से सॉल्व करिए, चाहे टू फेस से सॉल्व करिए, चॉइस आपकी है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई डाउट है इसमें। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर आप मेरे कैबिन में आना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न थ्रू मी एट माई कैबिन, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। We will see the next lecture on the alternate solution of the LPP. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.